Viewers, I am Feroz Shah and you are welcome to my channel Physics with Feroz Shah। आज की जो वीडियो है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ा था। इस चैप्टर में बकाया जात बातें ये हैं, तो देखते हैं आज के लेक्चर में इनमें से हम कितना पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरा पहला डिटेल ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स का डिटेल आपको दे रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करो ये एक मटेरियल है और ये कंडक्टिंग मटेरियल है। फर्ज कर लेते हैं हमने एक मटेरियल ले लिया और ये है कंडक्टर, और इसी तरह मैं एक और मटेरियल ले रहा हूं, ये एक और मटेरियल है और फर्ज कीजिएगा ये मटेरियल है इंसुलेटर। और अब एक और मटेरियल ले लेता हूं, इट इज अ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर। आप कंसिडर करें कि ये है सेमीकंडक्टर। अब डिफरेंस क्या है और क्यों है वो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसा करें कि कंडक्टर को आप एक वेरिएबल वोल्टेज के साथ लगा दें और इसके साथ आप डिटेक्टर लगा दें। डिटेक्टर मीन जो करंट को मेजर कर सकता है, जो करंट डिटेक्ट कर सकता है, एमीटर कहें। यहां पर आपने लगाया है एक वेरिएबल वोल्टेज लगाया है। फिर आप ऐसा करें, यहां एक स्विच भी बना लेते हैं, कहानी शॉर्ट करते हैं। इधर जो है उसी तरह एक वेरिएबल वोल्टेज लगा दें और एक स्विच भी बना दें ताकि हमें पता चले कि हालात क्या है। ये है डिटेक्टर, करंट डिटेक्टर, एमीटर कहें। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप सेमीकंडक्टर का भी ये सेटअप लगा दें और एक वेरिएबल वोल्टेज, एक अच्छा खासा वैल्यू वोल्टेज का लें और इसके साथ भी एक डिटेक्टर कनेक्ट करें, करंट डिटेक्टर कनेक्ट करें अलॉन्ग विद अ की। सर्किट सारे तैयार है। यहां पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, इधर भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया, इधर भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया। एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। क्या होगा? ये होगा कि आप तीनों सर्किट्स को क्लोज्ड करें, सर्किट आप ऑन करें। जब आप तीनों सर्किट्स ऑन करोगे तो डू यू नाउ, आप देखोगे कि इसका डिटेक्टर का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको देगा, लेकिन इंसुलेटर का डिफ्लेक्शन 0 था और 0 रहेगा। यहां डिटेक्टर चाहे आप वोल्टेज ऑन भी करो, सेम वोल्टेज, उससे ज्यादा वोल्टेज, लेकिन ये वैल्यू 0 थी और 0 ही रहेगी। जबकि यहां पर जो करंट का डिफ्लेक्शन होगा या डिटेक्टर का डिफ्लेक्शन होगा, जो करंट यहां पैदा होगा वो मैक्सिमम भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। यानी यहां जो डिफ्लेक्शन है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन मैक्सिमम। इससे हमने क्या सीखा? छोटे से एक्सपेरिमेंट से माय डियर स्टूडेंट्स, इससे हमने ये सीखा कि कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनसे मैक्सिमम करंट पास हो सकता है। इनसे पास होने वाले करंट की वैल्यू तकरीबन मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू द अदर सॉलिड्स। जबकि इंसुलेटर्स जो हैं, इंसुलेटर्स का जो करंट होता है वो करंट इसका 0 रहता है, चाहे आप कोई भी वैल्यू ऑफ वोल्टेज लगा दें, लेकिन द वैल्यू ऑफ करंट इन इंसुलेटर विल बी 0। एंड जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स का जो करंट होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब कि मैक्सिमम तो नहीं होता एज लाइक कंडक्टर्स, बट 0 भी नहीं होता एज लाइक इंसुलेटर्स। अब क्या है,
अब ये है कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर से ये करंट इस तरह हम डिटेक्ट करें तो ये क्यों होता है, वाई। द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज वाई। भाई क्यों कंडक्टर का करंट मैक्सिमम होता है, क्यों इंसुलेटर का करंट 0 होता है, और क्यों सेमीकंडक्टर का जो करंट है वो मॉडरेट होता है, वो 0 से ज्यादा होता है और मैक्सिमम से कम होता है। इस वाई में दो एक्सप्लेनेशन है, इस वाई के दो एक्सप्लेनेशन है। एक को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, एक कहलाती है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जबकि दूसरा कहलाता है एनर्जी बैंड थ्योरी। इस वाई को एक्सप्लेन किया है दो कॉन्सेप्ट्स ने, एक को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और एक को कहा जाता है एनर्जी बैंड थ्योरी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहता है तो वो मैं आपको बताता हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो सिंपल बात करती है, सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रही है थ्योरेटिकली कि इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में ये रिजल्ट्स क्यों आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करके देता हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी अबाउट कंडक्टर क्या कहती है, सिर्फ छोटे से 3 सेंटेंसेस हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के। इसका अबाउट कंडक्टर्स क्या ओपिनियन है, इसका अबाउट इंसुलेटर्स क्या ओपिनियन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में अबाउट सेमीकंडक्टर्स क्या ओपिनियन पाया जाता है या क्या आइडिया पाया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, the valence electrons are loosely bound to nuclei। कंडक्टर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ लूजली बाउंड होते हैं, ड्यू टू विच ह्यूज नंबर of electrons become free। ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं by applying voltage। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और आप जानते हैं कि करंट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैसा करंट, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो तो करंट नहीं पैदा होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो करंट मैक्सिमम होगा। लिहाजा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट के लूजली बाउंड होने की वजह से जब वोल्टेज कनेक्ट करें तो ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वहां पर क्या होता है, करंट वहां मैक्सिमम होता है, वहां करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब यही थ्योरी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इंसुलेटर्स के बारे में क्या कहती है। ये थ्योरी अबाउट इंसुलेटर्स ये कहती है इसका अपोजिट सेंटेंस, वाइस वर्सा, और आई वांट टू शेयर, and that is about insulators, the valence electrons in atoms of insulators are so tightly bound that no electron can get free, that no electron can get free by applying voltage। शॉर्ट कहूं तो अगर आप इंसुलेटर को वोल्टेज दे दें तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ह्यूज बाउंडनेस की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। सो दिस इंप्लाइज के इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 0 रहते हैं, और जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन वैसा करंट, दिस इंप्लाइज के इंसुलेटर में करंट भी 0 होता है। द सेम केस इज फॉर सेमीकंडक्टर। स्टेटमेंट यही है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें यह बताता है कि कंडक्टर्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने लूजली बाउंड होते हैं कि वोल्टेज कनेक्ट करते ही वो सारे तकरीबन फ्री हो जाते हैं, और ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम करंट पैदा होता है। जबकि इंसुलेटर्स में
जो बाउंडनेस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि आप जिस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को भी अप्लाई करोगे लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से करंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है। जबकि सेमीकंडक्टर जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मॉडरेट बनती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसमें मॉडरेट पैदा होते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि द बाउंडनेस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर is greater than that of conductor but less than that of insulator। लिहाजा जब वोल्टेज अप्लाई करें हम तो कंडक्टर से कम इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और इंसुलेटर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो कंडक्टर से कम पैदा होती है और इंसुलेटर से ज्यादा पैदा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बाउंडनेस होता है वो इंसुलेटर से ज्यादा होता है और कंडक्टर से कम होता है। यही वजह है कि इन सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है, द करंट इन सेमीकंडक्टर भी मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम लाइक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का एक वीक जो है एक्सप्लेनेशन था कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। अब इन तीनों के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में जो बेहतरीन थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी इसके बारे में क्या कह रही है? तो इसका बहुत सिंपल, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट ये है डियर स्टूडेंट्स कि एनर्जी बैंड थ्योरी ये कहता है कि इंसुलेटर जो है और कंडक्टर जो है और सेमीकंडक्टर जो है इनका बिहेवियर ऑफ करंट कैन बी एक्सप्लेन बाय एनर्जी बैंड्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी बैंड्स। एटम इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी बैंड। ये हमें बताता है, इसका पहला पॉइंट है कि एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ एनर्जी बैंड्स। एटम्स में एनर्जी बैंड्स होते हैं अप टू वैलेंस बैंड। सेकेंड पॉइंट, अप टू वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। वैलेंस बैंड तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंड होते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है एनर्जी बैंड थ्योरी का, द थर्ड पॉइंट इज इन कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन फिर करंट पैदा कर सकते हैं। इन कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री एंड कैन प्रोड्यूस करंट। और फिर वो क्या करते हैं? फिर वो करंट पैदा करते हैं। अब यहां के बाद ये मजीद बातें सुनिएगा, अभी डायग्राम ड्रा करूंगा, आप समझ जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन ये थ्योरी इसके बाद स्पेसिफिक बात कर रही है कंडक्टर के बारे में और ये स्पेसिफिक बात कर रही है इंसुलेटर के बारे में और ये स्पेसिफिक बात कर रही है सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में और कंडक्टर के बारे में स्पेसिफिक बात कर रही। कंडक्टर के बारे में ये कह रहे हैं कि एक तो वैलेंस बैंड का जो बाउंडनेस है वो कम होता है। वैलेंस बैंड बाउंडनेस कम होता है। और दूसरा जो गैप होता है, गैप विद कंडक्शन बैंड के साथ जो गैप होता है वो भी कम होता है। इसके बरक्स इंसुलेटर में दो बातें इसके अपोजिट है, कंडक्टर के उल्टा है। पहली बात यह है कि वैलेंस बाउंडनेस, इसमें वैलेंस बाउंडनेस बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि जो गैप होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना मुमकिन ही नहीं होता। डायग्राम से पता चलेगा आपको। और सेमीकंडक्टर में एक बात, व्हाई सेमीकंडक्टर गिव मॉडरेट रिजल्ट, बिकॉज सेमीकंडक्टर में एक बात इंसुलेटर से मिलती है और एक बात कंडक्टर से मिलती है। क्या मतलब है इसका? सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें वैलेंस बाउंडनेस जो है वो ज्यादा होता है। तो देखो ये जो बात है
ये इंसुलेटर से मिलती है, लेकिन इसमें जो गैप होता है वो कम होता है, और ये बात इसकी कंडक्टर से मिलती है, लिहाजा ये मॉडरेट में आ जाता है। यहां दोनों बाउंडनेस भी कम और गैप भी कम, तो इलेक्ट्रॉन का फ्री करना आसान है। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा करना बहुत आसान होता है, जबकि यहां पर पहले बाउंडनेस बहुत ज्यादा है और फिर गैप बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पैदा करना नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल टू डेवलप फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि यहां वैलेंस बाउंडनेस तो ज्यादा होती है, लेकिन गैप चूंकि कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्री करना आसान भी नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं, और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप करना आसान भी नहीं होता लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता, मुश्किल जरूर होता है। यही वजह है, आप गौर से देखें, मुश्किल इज इन बिटवीन नामुमकिन एंड आसान, आसान और नामुमकिन के दरमियान वाला फैक्टर है। सो जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप करना आसान है इन दो बातों की वजह से, वहां मैक्सिमम करंट मिलेगा और ये कंडक्टर में होता है। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पैदा करना नामुमकिन हो इन दो बातों की वजह से, वहां करंट पैदा ही नहीं होगा और ये इंसुलेटर्स में होता है। और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेवलप करना मुश्किल हो तो वहां मॉडरेट करंट पैदा होगा और ये सेमीकंडक्टर्स में होता है। अब इनका एक छोटा सा डायग्राम आपको बता दूं ताकि एनर्जी बैंड थ्योरी का ये एक्सप्लेनेशन आप एक छोटे से डायग्राम से याद कर सकें और आपके लिए आसान बन जाए। लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी बोथ फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी, फर्ज करो ये एटम में फर्स्ट एनर्जी बैंड है, इट इज द फर्स्ट एनर्जी बैंड। यहां पर है न्यूक्लियस और ये फर्स्ट एनर्जी बैंड है। फर्स्ट एनर्जी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, ये बाउंडेड है। फिर इसके बाद आता है सेकेंड एनर्जी बैंड, और सेकेंड एनर्जी बैंड में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। इस तरह थर्ड एनर्जी बैंड, फोर्थ एनर्जी बैंड, फिफ्थ एनर्जी बैंड, जितने भी हो, आखिर में जो सेकेंड लास्ट एनर्जी बैंड आता है, द सेकेंड लास्ट एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ये कहलाता है वैलेंस बैंड। लेकिन वैलेंस बैंड में भी मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, ये न्यूक्लियस के गिरफ्त में होते हैं, न्यूक्लियस के अंडर इफेक्ट होते हैं, और ये यहां को छोड़कर जा नहीं सकते न्यूक्लियस के खिलाफ वर्क के बगैर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक बैंड होता है और उस बैंड को थ्योरी ने कहा है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और जो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा दैट विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन से ही करंट पैदा होता है। वोल्टेज इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके जाता है। सो अगर यहां फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो हो तो करंट जीरो रहेगा, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो तो करंट मैक्सिमम होगा, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन मिनिमम होंगे तो करंट मिनिमम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब देखो क्या होता है, अगर ये पूरा बिल्डिंग, अगर ये एटम कंडक्टर का हो, तो ये थ्योरी कहती है कि कंडक्टर में दो बातें हमें देखने को मिलती है। पहली बात कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का बाउंडनेस है वो कम होता है, लेस होता है। मिनिमम बाउंडनेस, बहुत कम बाउंडनेस होता है, और कम बाउंडनेस की वजह से इन इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में जाना आसान होता है, यानी न्यूक्लियस का इस बाउंडनेस डेवलप कम होता है क्योंकि यहां चार्जेस कम होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दूसरी बात यह है कि कुदरत ने यह किया है कि कंडक्टर्स के एटम्स में जो कंडक्शन बैंड बनाया है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान ये गैप भी बहुत कम है। तो पहली बात तो यह है कि यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन का पीछे बाउंडनेस कम है, आगे जंप लगाना भी आसान है क्योंकि कंडक्शन बैंड बहुत ओवरलैप होता है इसके साथ, जिसकी वजह से हम जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में
इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां करंट भी कंडक्टर में मैक्सिमम मिल जाता है। इसके बरक्स इंसुलेटर में क्या होता है, सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी जो वैलेंस बैंड होता है इंसुलेटर्स में, अब मैं कंडक्टर की नहीं इसी एटम को एक्सप्लेन कर रहा हूं बात फॉर इंसुलेटर्स। पहली बात तो यह है कि यहां जो इलेक्ट्रॉन्स का बाउंडनेस होता है वो मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा बाउंडनेस होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इस मैक्सिमम बाउंडनेस से आजाद करना यही मुमकिन नहीं है। पहले तो ये बात नामुमकिन है कि इतने ह्यूज बाउंडनेस से आप इसको आजाद करो, ये मुमकिन ही नहीं। दूसरा, कुदरत ने इसका कंडक्शन बैंड भी ऊपर आसमानों में बनाया हुआ है, बादलों में, क्लियर। तो इसका कंडक्शन बैंड भी बहुत ऊंचा होता है, तो ये गैप बहुत ज्यादा होता है, गैप भी बहुत मैक्सिमम होता है। तो पहले तो इंसुलेटर्स के एटम्स में मैक्सिमम बाउंड्रीज की वजह से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना मुमकिन नहीं, और चलो हमारा कुछ ना कुछ इनपुट इस काबिल हो गया कि एक आध इलेक्ट्रॉन को फ्री कर पाया, तो अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को इतना बड़ा जंप लगाना मुमकिन नहीं है। तो दोनों बातें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप करने के अगेंस्ट है। लिहाजा यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा जीरो रहते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेटर्स के एटम से हमें कभी कोई करंट नहीं मिलता और वहां करंट जीरो होता है। इसके बरक्स सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेमीकंडक्टर की कहानियां कुछ इस तरह सी है। सेमीकंडक्टर की कहानी कुछ ऐसे है कि यहां पर एक बात इंसुलेटर से मिलती है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का बाउंडनेस मैक्सिमम है, तो यह इनको फ्री करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुदरत का निजाम है, इनका जो कंडक्शन बैंड है वो कंडक्शन बैंड बहुत करीब बना है और ये गैप जो है वो बिल्कुल मिनिमम है। इवन ओवरलैप, यू कैन कंसीडर दैट कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई एक बात मुश्किल पैदा कर रही है एक आसान, इन इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में जाना, ये मैक्सिमम बाउंडनेस इसको मुश्किल बना रहा है और ये मिनिमम गैप इसको आसान बना रहा है, जिसकी वजह से यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो मॉडरेट रह जाती है, क्योंकि ये हेल्प करती है कि जाओ फ्री हो जाओ, लेकिन ये अपोज करती है कि खबरदार फ्री ना हो, तो रिजल्ट मॉडरेट रहेगा। कंडक्टर में दोनों सपोर्ट करते हैं कि फ्री हो जाओ तो मैक्सिमम, और इंसुलेटर में दोनों अपोज करते हैं तो जीरो। यही वजह है कि इंसुलेटर में करंट जीरो होता है, कंडक्टर में मैक्सिमम होता है, और सेमीकंडक्टर में करंट मॉडरेट होता है। एक छोटी सी बात, फिर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की कहानियां क्लोज कर रहा हूं, और वो छोटी सी बात ये है हमारे स्टूडेंट, हम कंडक्टर में एक्स्ट्रा बात है, और वो एक्स्ट्रा बात है सुपर कंडक्टर्स की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चों का ख्याल होता है कि सुपर कंडक्टर अलग किस्म का सॉलिड है, इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ सॉलिड है, लेकिन ये गलत है। सुपर कंडक्टर अलग टाइप ऑफ सॉलिड नहीं है, ये कंडक्टर ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप गौर करें, आप जानते हैं, आपने चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा। इसी तरह हम टेम्परेचर कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर तक हम पहुंच जाएंगे अचानक कि उस पर रेजिस्टेंस तकरीबन जीरो हो जाएगा। सो जब रेजिस्टेंस तकरीबन जीरो हो जाए तो वो खास टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। इसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और याद रखिए, इस सिचुएशन में उस कंडक्टर को हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर। याद रखिए, ये कोई नया सॉलिड नहीं है, ये नेचुरली एग्जिस्टिंग नहीं है। जिस तरह इंसुलेटर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, कंडक्टर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह सुपर कंडक्टर अलग किस्म के नेचुरली एग्जिस्टिंग सॉलिड नहीं है, बल्कि ये वही कंडक्टर ही होता है जिसका हम टेम्परेचर डिक्रीज कर करके एक ऐसी सिचुएशन तक ले जाते हैं
जिसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0 हो जाए। तो जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0 हो जाए, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। बताएं मैं कैसे डिफाइन करूं? मुझे डिफाइन करना है कि व्हेन द रेजिस्टेंस, आपके लिए इसको डिफाइन कर रहा हूं, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टेंड्स टू 0, in this situation it is called superconductor। इस सिचुएशन में फिर इसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और याद रखिए उस खास टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। बुक में आपके एक ग्राफ भी मेंशन है इसका। फर्ज कीजिएगा ये एक्सेस ऑफ टेम्परेचर है और फर्ज करें ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, और याद रखिए कि बातें हो रही है किसके लिए? कंडक्टर के लिए। अच्छा फर्ज करो टेम्परेचर मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम है, आपको ये पॉइंट मिलेगा यहां। आप टेम्परेचर को कम करो, रेजिस्टेंस कम होगा तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। टेम्परेचर मजीद कम, रेजिस्टेंस मजीद कम, ग्राफ ऐसे आएगा 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 आएगा। लेकिन एक खास टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, यहां तक पहुंचोगे तो आप देखोगे कि अचानक ये ग्राफ नीचे गिर जाएगा। यानी इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस तकरीबन 0 हो गया, और तकरीबन 0 रेजिस्टेंस बन जाए तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट से इस तरफ जो मटेरियल था वो कंडक्टर था, और इस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो मटेरियल की सिचुएशन बन गई, एट दैट पार्टिकुलर सिचुएशन द सेम मटेरियल इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। इसको जनाब नाम देते हैं सुपर कंडक्टर का, और टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये मॉडर्न रिसर्च का हिस्सा है और हम मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट करके, मिक्स करके, लॉइंग करके इनको ऐसा बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन डेवलप करना चाहते हैं कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 कर दें, क्लोज टू रूम टेम्परेचर। सो फिर हमें बहुत बड़े फायदे होंगे। नॉर्मल रूटीन टेम्परेचर पर हमारा पावर लॉस जो है वो मिनिमम हो जाएगा, और हमारा यूज पावर आउटपुट जो है, एफिशिएंसी ऑफ सर्किट्स काफी इंप्रूव हो जाएगी। अभी साइंटिस्ट इससे काफी दूर है। रूम आई थिंक 125 केल्विन तक अभी क्रिटिकल टेम्परेचर आ चुका है, लेकिन इसे रूम टेम्परेचर के क्लोज से क्लोज करने की कोशिशें जारी है। हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर की कहानियां पढ़ी। अब आगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और हिस्टेरेसिस। अब मैं इन पे बात करना चाहता हूं, देखता हूं कि मैं इनको कहां तक डिस्कस कर सकता हूं। खत्म हो गए तो अच्छी बात होगी। चलिए स्टार्ट लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करो यहां पर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में आपको फर्क बता रहा हूं और रीजन भी बता रहा हूं, जिस तरह कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में किया। मैंने यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। फर्ज कीजिएगा ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैंने इसके दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है। इसी तरह मैंने दोबारा यहां एक नॉर्थ पोल रखा और एक साउथ पोल रखा। नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान यहां मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर भी मैंने रखा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इधर भी आपको नॉर्थ और साउथ पोल दे रहा हूं, और नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान यहां भी माय डियर स्टूडेंट्स आई हैड अप्लाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास मैंने 3 जगह पर सेम मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। ये सेम मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं यहां एक सॉलिड रख रहा हूं जिसे दुनिया वाले, लेट मी सपोज ये सॉलिड है, और ये ऐसा सॉलिड है जिसे दुनिया वाले डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ये डायमैग्नेटिक सॉलिड है, डिफरेंस बताने के लिए। और यहां मैंने एक सॉलिड रखा, और इस सॉलिड को दुनिया वाले पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। सो लेट मी से दैट इट इज अ पैरामैग्नेटिक सॉलिड। ये एक पैरामैग्नेटिक सॉलिड हो गया। अच्छा नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, मैंने यहां एक सॉलिड रखा, और फर्ज कीजिएगा कि इस सॉलिड को फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। इट इज फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सॉलिड मैंने इधर लिख दिए। अब होगा क्या? रिजल्ट ये होगा, डिफरेंस ये है,
कि हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायमैग्नेटिक सॉलिड पर कोई असर नहीं होता, नो इफेक्ट, नो रिस्पॉन्स। आप ऐसा कह सकते हो, नो इफेक्ट या नो रिस्पॉन्स, कोई इफेक्ट या कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक पर हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का वीक इफेक्ट होगा, बहुत रेयर कमजोर सा इफेक्ट होगा, वीक इफेक्ट होगा। और फेरोमैग्नेटिक सॉलिड पर एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो जाएगा, हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का फेरोमैग्नेटिक सॉलिड पर एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। So what is the first difference you got? The first difference among the three solids, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायमैग्नेटिक पर रिस्पॉन्स जीरो होता है, इफेक्ट जीरो होता है, पैरामैग्नेटिक पर वीक होता है और फेरोमैग्नेटिक पर स्ट्रांग होता है। बिल्कुल एनालोगस टू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। एक में करंट मैक्सिमम, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, एक में करंट जीरो और एक में करंट मॉडरेट। यहां पर भी एक में मैक्सिमम मैग्नेटिक इफेक्ट, एक में मॉडरेट मैग्नेटिक इफेक्ट और एक में नो मैग्नेटिक इफेक्ट। बिल्कुल उसी तरह है। अब मैंने उधर भी एक्सप्लेन किया, यहां भी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वाई, ऐसा क्यों होता है, डायमैग्नेटिक सॉलिड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को वो रिस्पॉन्स नहीं देता। सो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में ऐसा क्या क्या हो रहा है वो समझाता हूं। दरअसल डियर स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक सॉलिड्स में अगर आप देखें तो डायमैग्नेटिक सॉलिड जो होता है ये ऐसे एटम से बनता है, ये एटम्स हैं, एटम्स बना रहा हूं इसके, ये डायमैग्नेटिक सॉलिड के एटम्स हैं। और दरअसल हर एटम के अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। डायमैग्नेटिक सॉलिड के अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि इसके किसी भी एटम में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इसके किसी भी एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। इसके बरक्स अगर आप पैरामैग्नेटिक सॉलिड देखें तो पैरामैग्नेटिक सॉलिड में हर एटम में मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर एटम में मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स देता है। यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो रिस्पॉन्स कौन देगा, यहां बी नॉन जीरो, यहां बी नॉन जीरो, यहां बी नॉन जीरो, यहां बी नॉन जीरो, इधर भी बी नॉन जीरो, बी इन पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स नॉन जीरो होता है। ठीक है, आप कहें सर थोड़ा सा तो समझ गए कि यहां इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स कैसे दे सकता है। यहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो चलो ये रिस्पॉन्स देता है, लेकिन वीक क्यों होता है वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद। यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स फेरोमैग्नेटिक, अगर ये फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है और ये इसके एटम्स हैं तो एटम्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक में भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इनका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होता है। और मैं कहूंगा यहां भी बी मौजूद है, बी मौजूद है, बस नॉन जीरो लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो बी, बी और बी। फिर आप कहें सर नॉन जीरो और नॉन जीरो, फिर इन दोनों में फर्क क्यों है, फिर तो दोनों को सेम रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देता है, ये वीक क्यों, रीजन क्या है, तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तो डिफरेंस बता दूं ना। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो हमारे एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स नहीं करते, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो वीक रिस्पॉन्स करते हैं, और फेरोमैग्नेटिक वो है जो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों करते हैं, तो मैंने कहा कि दरअसल डायमैग्नेटिक के एटम्स में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, पैरामैग्नेटिक के अंदर हर एटम में मैग्नेटिक फील्ड होता है और फेरोमैग्नेटिक में भी हर एटम में मैग्नेटिक फील्ड होता है। यू कैन से कि the atoms of diamagnetic are non-magnetic while the atoms of paramagnetic are tiny magnets and the atoms of ferromagnetic are also tiny magnets, ये भी tiny magnets होते हैं। अब क्या है, ऐसा क्यों है, आप कहें ये क्यों है, सो जनाब इनके रिजल्ट्स भी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, ऊपर का पॉइंट रिमूव करूंगा, इसको ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा ऐसा क्यों होता है वो कहानियां भी आप समझ जाओगे, स्टेप वाइज चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां पर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो तो हर एक में घूमेगा, ये एक एटम जूम करके मैंने दिखाया डायमैग्नेटिक का। यहां जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में दो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हैं और आप जानते हैं कैसे,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटिंग करता है, इस ऑर्बिटिंग की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है BO। BO का मतलब है द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ऑर्बिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्पिन भी करता है, और स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है BS। तो डायमैग्नेटिक सॉलिड्स को कुदरत ने, नेचर ने, क्रिएटर ने ऐसे एटम्स से नवाजा है, ऐसे एटम से बनाया है कि उनके हर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटिंग मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, और कैंसिलेशन की वजह से उस एटम में नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता ही नहीं। लिहाजा ये एटम ऑफ डायमैग्नेटिक जो है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, वो कोई मैग्नेटिक नहीं होता। इसमें मैग्नेटिक होता है, ये नॉन मैग्नेट होता है, और नॉन मैग्नेट का मतलब है कि ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। इसके बरक्स पैरामैग्नेटिक में क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस को ये एक एटम जूम करके दिखा रहा हूं, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो ऑर्बिटिंग करने से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटिंग मोशन BO पैदा होगा, और यही इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा है। लेकिन यहां पर स्पिन का मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिटिंग का मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल बनते हैं। डायमैग्नेटिक के एटम्स में ऑर्बिटिंग मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक में ऑर्बिटिंग मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल बनते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे एटम पर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, उसे मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट मीन द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और हम कहते हैं कि यहां हर एटम पर B मौजूद है, बिकॉज दोनों का पैरेलल मीन नेट रहेगा, और इस नेट को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। और हम कहते हैं कि ये एटम एक टाइनी मैग्नेट है, हर एटम एक टाइनी मैग्नेट है। द सेम केस इज फॉर फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में भी सेम केस होता है, यानी जो पैरामैग्नेटिक में है वही फेरोमैग्नेटिक में भी होता है। फिर आप कहें चले सर ठीक है, यहां पर तो B होता ही नहीं, क्योंकि हर एटम में हर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटिंग और स्पिन कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बनता, कोई एटम मैग्नेट नहीं बनता, तो रिस्पॉन्स मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दे सकेगा? यहां और यहां जब सेम कहानी है, तो या तो इन दोनों को वीक रिस्पॉन्स देना चाहिए या इन दोनों को स्ट्रांग रिस्पॉन्स देना चाहिए। फिर ये वीक या स्ट्रांग क्यों देता है? सो कुदरत का निजाम है, और अल्लाह क्रिएटर ऐसा करता है। उन्होंने हर एटम को टाइनी मैग्नेट बनाया, इधर भी और इधर भी। यहां भी स्पिन और ऑर्बिटिंग का मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, यहां भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, यहां भी बनता है, यहां भी हर एटम टाइनी मैग्नेट, यहां भी हर एटम टाइनी मैग्नेट। लेकिन अरेंजमेंट में कुदरत ने खेल खेला, ऐसा खेला कि इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अगर इस तरफ है तो इसके नेबर का मैग्नेटिक मोमेंट अक्सर अपोजिट होता है। अगर इधर मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है तो नेबर में किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होता है। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट डाउन है तो इधर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट अप होता है। और यहां पर फर्ज करो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ, यहां मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ, यहां मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ। तो देखिए कुदरत ने पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स में हर एटम को मैग्नेट बनाया, लेकिन नेबर टू नेबर कैंसिलेशन हो जाती है, और नेबर टू नेबर में ज्यादातर एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं और बहुत कम सरवाइव करते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे पैरामैग्नेटिक के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो भी नहीं होता। इधर तो मुकम्मल जीरो, सारे जीरो तो मुकम्मल भी इंटरनली जीरो, लेकिन यहां मेजॉरिटी मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर जाते हैं और बहुत कम सर्वाइव कर जाते हैं। तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक बनता है, और इंटरनल वीक मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को वीक रिस्पॉन्स देता है। लेकिन यहां कुदरत ने ऐसा अरेंजमेंट किया होता है फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स में
कि इनके हर एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है नेबर का तकरीबन पैरेलल होता है। इधर नेबर का अपोजिट, तो कैंसिलेशन के चांसेस ज्यादा, सर्वाइव के चांसेस कम, और यहां पर पैरेलल के चांस ज्यादा होते हैं। देखो यहाँ पे इसमें पैरेलल होते हैं, और इसी तरह यहां कैंसिलेशन कम होती है, और कैंसिलेशन कम होने की वजह से यहां जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर से काफी स्ट्रांग होता है, और काफी स्ट्रांग होने की वजह से जब हम इस सॉलिड को उठाकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इंटरनल स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हमारे एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को एक स्ट्रांग रिस्पॉन्स देता है, और हम कहते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है, ये पैरा है और ये डाई है। अच्छा, लास्ट में डिफरेंस सुने, ये सुनने लिख नहीं रहा हूं। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बनते और मैग्नेटिक डोमेन भी नहीं बनते। ये जो पूरा ग्रुप जिनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो, इसे मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं, इसे मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक में नो मैग्नेटिक मोमेंट, नो मैग्नेटिक डोमेन। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट्स तो हैं लेकिन डोमेन नहीं है, और फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट्स भी होते हैं और मैग्नेटिक डोमेन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स को रिस्पॉन्स जो है वो बेहतरीन होता है और काफी स्ट्रांग होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की कहानियां भी समझ गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। ये भी याद रखिए कि डायमैग्नेटिक सॉलिड्स को हम मैग्नेटिक प्रोसेसेस में यूज नहीं करते, और पैरामैग्नेटिक सॉलिड से हम टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स को हम परमानेंट मैग्नेट में बदल सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है इस चैप्टर का आखिरी फैक्टर, और वो है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्टेरेसिस में आपको बता दूं कि हिस्टेरेसिस को मैं डिफाइन करना चाहता हूं। डेफिनेशन के बाद फिर मैं आपको हिस्टेरेसिस लूप के बारे में बताऊंगा, और हिस्टेरेसिस लूप के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा रिलक्टेंस के बारे में बताऊंगा, और 2-3-4 बातें और भी हैं वो इसमें डिस्कस करके दूंगा आपको। हिस्टेरेसिस का डेफिनेशन क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, द कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन and demagnetization. The continuous magnetization and demagnetization of a ferromagnetic solid is called hysteresis. Hysteresis क्या होता है? By external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एक फेरोमैग्नेटिक सॉलिड को मुसलसल मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना। दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। क्या मतलब है? तो आप देखिए जनाब, मैं आपको क्या बात बताने वाला हूं। फर्ज कीजिएगा ये है एक फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। मैं इसके स्टेप्स आपको बताता हूं, यहां पर बना लेता हूं ताकि आप फुल समझ जाए। ये एक फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है। मैं सिर्फ 2 एटम से कहानी कंप्लीट करना चाहता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। समझने की खातिर 2 एटम पर गुजारा करेंगे, ठीक? ये एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2। ये एक फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है, और ये फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह है। आप देखो ये मैं सारे बोलूंगा लेकिन यहां 2 ही सारे हैं। यहां सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स सेम डायरेक्शन में नहीं है। जब ये सेम डायरेक्शन में नहीं है तो इस फेरोमैग्नेटिक सॉलिड का इस वक्त जो बी है वो भी मिनिमम है। क्या है? वो भी मिनिमम है। बी मिनिमम है क्योंकि ये दोनों जब पैरेलल होंगे, दोनों नहीं सारे, जब सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स पैरेलल बन जाए तो बी मैक्सिमम, और जब उनमें से कुछ पैरेलल हो कुछ पैरेलल ना हो तो फिर इट इज ए नॉर्मल स्टेट, मिनिमम स्टेट ऑफ दैट फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। अब देखो क्या करता हूं। इतना तो आपको पता होगा कि हेड रिप्रेजेंट्स नॉर्थ एंड टेल रिप्रेजेंट्स साउथ। अगर ये एक मैग्नेटिक मोमेंट है तो द हेड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट्स नॉर्थ एंड द टेल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट्स साउथ। सो अब देखो क्या करता हूं।
मैं यहां से नॉर्थ अप्लाई कर रहा हूं और यहां साउथ अप्लाई कर रहा हूं। आप गौर करें क्या होगा। मेरा ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा और इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह इसको अट्रैक्ट और इसको रिपेल। ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट और इस साउथ को रिपेल, इस नॉर्थ को अट्रैक्ट और इस साउथ को रिपेल। मेरे एक्सटर्नल, याद रखना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय H। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय H एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B। अप्लाइड एंड इंटरनल, ओके, पर्सनल आप कह सकते हो। अब इस फोर्स की वजह से ये ट्विस्ट हो, ये एटम्स ट्विस्ट होंगे और इनके ट्विस्टिंग की वजह से आप देखोगे थोड़ी देर के बाद ये एटम्स इस तरह हो जाएंगे इस सॉलिड में कि ये वो पहला एटम था, ये दूसरा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ। हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ने इसको ऐसे कर दिया और अब हम कहते हैं कि ये भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब हमने इसको इधर माफ नहीं किया, मैं चाहता हूं कि इसको दोबारा डीमैग्नेटाइज करके यहां लाऊं। बताओ क्या करूं? तो मेरे ख्याल में आप सब समझते हैं कि सर अपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा कर दो, यानी जो नॉर्थ इधर रखा था अब यहां पर आप साउथ रख दो और जो साउथ इधर रखा था अब इधर यहां नॉर्थ रखो। अच्छा, इस तरफ हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H था, तो इस तरफ वापसी पर जो अप्लाई करेंगे दैट इज नोटेड बाय H डैश। अब हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H डैश होगा, ठीक है, ये H डैश सही। अच्छा, H डैश अप्लाई करूंगा तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ को रिपेल, तो इनका रीट्विस्ट शुरू हो जाएगा और रीट्विस्ट होते होते ये भी रीट्विस्ट और ये भी रीट्विस्ट होते होते ये दोबारा इस केस में आ जाएगा, तो इधर से इधर आना, इट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन। सिमिलरली अगर मैं इस नॉर्मल कंडीशन में यहां नॉर्थ अप्लाई करूं और यहां साउथ यानी एच डैश अप्लाई करूं, तो फिर ये इस एटम को अपोजिट साइड पर ट्विस्ट करेंगे और कुछ देर के बाद आप देखोगे कि हमारे फेरोमैग्नेटिक सॉलिड की कहानी ऐसे बन जाएगी कि इसके पहले एटम का मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ हो जाएगा और हम कहेंगे कि फिर दोनों पैरेलल, तो अब बी मैक्सिमम, लेकिन ठहरे, बी मैक्सिमम नहीं। अगर इस तरफ बी मैक्सिमम था तो इस तरफ ये बी डैश मैक्सिमम होगा। अपोजिट डायरेक्शन को बी डैश कहते हैं, तो बी डैश मैक्सिमम और बी मैक्सिमम। अब हम इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फिर रिवर्स करें, यहां से इधर जाना, ये मैग्नेटाइजेशन है। रिवर्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इसको दोबारा इधर ले आएगा, विच इज डीमैग्नेटाइजेशन। द फुल प्रोसेस अगर आप कंटिन्यूसली परफॉर्म करोगे, इट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। सुने, ये नॉर्मल कंडीशन, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मदद से मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, इस तरह दोनों साइड में बी में मैक्सिमम और बी डैश में मैक्सिमम और मिनिमम, इस तरह एक फेरोमैग्नेटिक सॉलिड को बी और बी डैश के मैक्सिमम में ऑसिलेट करना। द प्रोसेस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। By applying an external magnetic field, the continuous magnetization and demagnetization in both sides, on both sides for a ferromagnetic solid is called hysteresis. इस प्रोसेस का जो ग्राफ होता है, that graph is called hysteresis loop. अगर आप इस प्रोसेस का ग्राफ बनाओगे हमारे स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ, एक्सपेरिमेंटल एपरेटस से आप वैल्यू कलेक्ट करें और आप ग्राफ बना लो, then that graph is called hysteresis loop. What is hysteresis loop? तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो कि the graph of hysteresis is called hysteresis loop. The graph of hysteresis is called hysteresis loop. ये hysteresis loop कहलाता है। कैसे बनता है ग्राफ? तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो एक्सिस होंगे, क्योंकि आप जानते हैं हिस्टेरिसिस के प्रोसेस में दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, एक हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक फेरोमैग्नेटिक के अंदर अपना पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड। हमारा अप्लाइड कभी H होगा, कभी H डैश, जाहिर है अगर ये मैग्नेटाइज करेगा तो ये डीमैग्नेटाइज करेगा और अगर ये डीमैग्नेटाइज करेगा तो वो मैग्नेटाइज करेगा, अगर ये मैग्नेटाइज तो वो डीमैग्नेटाइज। इस तरह दो तरफ से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। इस तरफ अगर B है तो इसके अपोजिट क्या होगा, B डैश। इन सिचुएशन में आप ग्राफ ड्रा करें, सो द ग्राफ अपीयर लाइक दिस, द ग्राफ अपीयर लाइक दिस।
किस तरह का ग्राफ बनता है डियर स्टूडेंट्स? सिंपल कहूं तो ग्राफ का जो शेप है वो एक लूप की तरह होता है, इसीलिए इसे लोग ग्राफ ऑफ हिस्टेरिसिस भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं, हालांकि ये ग्राफ है। अच्छा, इस ग्राफ में ये जो एरिया होता है, इस लूप के अंदर ये जो एरिया होता है, दिस एरिया represents the opposition of solid ferromagnetic solid for during hysteresis। hysteresis प्रोसेस के दौरान ये उस फेरोमैग्नेटिक सॉलिड का अपोजिशन शो करता है। अगर एक सॉलिड ज्यादा अपोज कर रहा है, आप उसे मैग्नेटाइज कर रहे हो और वो आपको रोक रहा है, डिफिकल्टी काज कर रहा है, तो उस सॉलिड के हिस्टेरिसिस लूप के अंदर एरिया ज्यादा बनेगा, मोटा लूप बनेगा। और अगर एक फेरोमैग्नेटिक सॉलिड को आप मैग्नेटाइज कर रहे हो और वो इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है, इजीली डिमैग्नेटाइज हो रहा है, तो उसका ये लूप पतला बनेगा और एरिया कम होगा। तो दिस एरिया रिप्रेजेंट द अपोजिशन ऑफ सॉलिड ड्यूरिंग हिस्टेरिसिस, एंड दिस अपोजिशन ऑफ सॉलिड ड्यूरिंग हिस्टेरिसिस इज कॉल्ड रिलक्टेंस। और सॉफ्ट आयरन के लिए ये कम होता है और हार्ड आयरन के लिए ये ज्यादा होता है। और यही वजह है कि हम ट्रांसफार्मर के कोर में सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहां हिस्टेरिसिस में हमारा इनपुट ज्यादा बर्बाद ना हो। हम ट्रांसफार्मर का आयरन कोर सॉफ्ट आयरन का क्यों बनाते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन के लिए रिलक्टेंस कम होता है और हार्ड आयरन के लिए रिलक्टेंस ज्यादा होता है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स सैचुरेशन पॉइंट कहलाते हैं, और इनसे आगे हमारा फेरोमैग्नेटिक सॉलिड मजीद मैग्नेटाइज नहीं होता। ये भी सैचुरेशन पॉइंट, ये भी सैचुरेशन पॉइंट। जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कम करने लगे तो हमारा जो पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड है सॉलिड का, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, वो फौरन कम नहीं होता और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे मैग्नेटिक फील्ड से पीछे रह जाती है। दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। और अगर आप उसको जीरो करना चाहते हो तो आपको अपोजिट साइड पर कुछ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना होगा। दैट इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की कि सॉलिड्स आपके लिए आसान बना दूं। अमूमन ये चैप्टर कॉलेजेस में बहुत कम पढ़ाया जाता है, और अगर पढ़ाया भी जाता है तो इसको इतना खास टच नहीं दिया जाता, और स्टूडेंट जो इसको पढ़ना चाहते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं आपके लिए इसको आसान बना दूं। मैं रियली सॉरी, रोजे की वजह से मेरे 4-5 दिन का गैप आ गया वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा गैप ना आए, और इंशाल्लाह अगला जो चैप्टर डिस्कस करूंगा सेकेंड ईयर का, वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।